नमस्कार दोस्तों। धामी एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आप सभी का मैं एडवोकेट पी एस धामी हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इनकम टैक्स के इस सेशन में मैं आप लोगों के मध्य एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। मुझे उम्मीद है इस टॉपिक को आप जरूर पूर्ण रूप से देखेंगे और कुछ न कुछ ज्ञान जरूर लेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इनकम टैक्स में हम लोग इनकम टैक्स देने की यानी कि आय पर टैक्स देने की बात तो करते हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा हमें कुछ फुली एग्जेम्पशंस यानी कि पूर्ण रूप से करमुक्त ऐसे कुछ इनकम्स हमारे पास भी हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो पार्टली रूप से करमुक्त होती हैं। आज हम उन्हीं के बारे में सॉलिडली डिस्कस करेंगे। मित्रों, मैं हर एक चैप्टर के बारे में मैं डेप्थ रूप से आगे के अध्यायों में आपसे चर्चा करूंगा, आगे के सेशन में चर्चा करूंगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, फटाक से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है करमुक्त आय। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स 1961 में करमुक्त आय वह आय है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर या निर्धारित नियमों के आधार पर टैक्स से हम लोगों को छूट प्रदान की गई है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं वो कौन कौन सी और किस प्रकार की टैक्स हैं या इनकम हैं जिन पे हम टैक्स नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कृषि आय। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर इनकम फुली एग्जेम्प्टेड होती है, यानी कि कृषि से प्राप्त होने वाली सारी आय उसको करमुक्त आय की श्रेणी में भारत सरकार द्वारा रखा गया है। फिर बात करते हैं हिंदू अविभाजित परिवार। जी हाँ दोस्तों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की जो आय वो अभी तक करमुक्त मानी गई है। साझेदारी फर्मों द्वारा साझेदार को आपस में बांटे गए लाभ का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में 2 या 4 पार्टनर्स होते हैं। उन पार्टनर्स की सैलरी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंतर्गत टैक्सेबल मानी जाएगी, लेकिन उनके जो प्रॉफिट का जो शेयरिंग होगा, है ना, वो प्रॉफिट का शेयरिंग टैक्सेबल पार्ट नहीं माना जाता है, यानी कि वो फुली एग्जेम्प्टेड होता है। फिर बात करते हैं विदेश से प्राप्त आय। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश से अन्य देशों में विदेशी दूतावास, है ना, विदेशों में विदेशी कंपनीज में काम करने वाले कर्मचारी, है ना, ऐसे विदेशी एजेंट्स जो हमारे देश के लिए काम करते हैं, हमारे देश के निवासी हैं और भारत से अन्य देशों में रहकर अपनी आय अर्जित करते हैं, उस पर कोई भी टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से कई लोग गल्फ सिटीज़ में, दुबईज़ में, है ना, और यूएई में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। तो कई लोगों का कहना है कि इनकी तो 10 लाख की इनकम है, 20 लाख की इनकम है, इनको क्यों नहीं लगा? तो वो तय भारत सरकार के नियम के अनुसार ही उन पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि वो दूसरे देश में जाकर भारत के लिए अर्निंग करके लेके आ रहे हैं, इन द सेंस ऑफ इंडिया, है ना। फिर हम बात करते हैं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय की यानी कि कर्मचारी की आय की तरफ से किया गया टैक्स का भुगतान, है ना। हम बात करेंगे, यदि मैंने पिछले अध्याय में भी आपको बताया था कि यदि कोई प्राइवेट एजेंसीज हैं या कोई गवर्नमेंट एजेंसीज भी आप ले लो और उसमें किसी सरकार के या फिर हम ये बात करेंगे किसी सरकारी विभाग के अधिकारी द्वारा या किसी सरकार के डीडीओ द्वारा अन्य कर्मचारियों की सैलरी में से कुछ पार्ट काट कर टैक्स के रूप में दे दिया जाता है, तो वो जो पार्ट दिया गया है वो सैलरी का भाग तो होगा, लेकिन वो फुली एग्जेम्प्टेड होगा। जी हाँ दोस्तों, फिर हम बात करते हैं किसी भारतीय नागरिक का, है ना, विदेशी देशों से प्राप्त अनुलाभ यानी कि परक्विजेज, और हम बात करते हैं जैसे उनको अलाउंसेस मिलते हैं, यानी कि कोई भारतीय व्यक्ति है और वो विदेश में जाकर उसको कोई परक्विजेज मिलते हैं और या फिर कोई उनको अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। फिर बात करते हैं यदि कोई टेक्निकल असिस्टेंट है,
और वो किसी कंपनी के लिए या किसी सरकारी उपक्रम में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में हायर किया गया हो या नियुक्ति किया गया हो, उसको दिया गया सारा वेतन या सारा दिया गया उसका जो पारिश्रमिक हम कह सकते हैं, वो फुली एग्जम्प्टेड माना गया है। फिर एक इम्पोर्टेंस आती है, नया जो चैप्टर है वो है अ, मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति, यानी कि जो डेथ कम रिटायरमेंट लेते हैं या फिर डेथ डेथ से पहले रिटायरमेंट लेते हैं, है ना। और मृत्यु से पहले जो रिटायरमेंट के समय जो उनको ग्रेजुटी दी जाती है या फिर सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुटी दी जाती है, उस ग्रेजुटी में से या तो 10 माह का वेतन या फिर 20 लाख रुपए से जो कम होगा, वो टैक्स के दायरे में नहीं लिया गया है। मतलब आप ये समझिए, कोई सरकारी कर्मचारी है और वो या तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, या फिर वो रिटायरमेंट जा रहा होगा, तो रिटायरमेंट के वक्त जो ग्रेजुटी होती है, उसको जो ग्रेजुटी मिलती है, उस ग्रेजुटी का 10 माह का वेतन, 10 माह का वेतन या फिर 20 लाख रुपए में से जो कम होगा, वो टेन वो सेक्शन 10(10) के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड रहता है, ठीक है ना, फुल एग्जेम्प्टेड रहता है। फिर हम बात करते हैं कर मुक्त पेंशन। जी हाँ दोस्तों, कर मुक्त पेंशन वो पेंशन होती है जो कम्यूट पेंशन होती है, कम्यूटेड पेंशन, यानी कि जो एकमुश्त रूप में हमको दिया जाता है। देखो, पेंशन के पार्ट होते हैं, उसमें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, है ना। और एक जो एकमुश्त पेंशन दी जाती है सरकारी कर्मचारियों को या फिर कोई भी एम्प्लॉय अगर रिटायरमेंट लेता है, तो उसको एक स्थिति ऐसी आती है कि उसको एकमुश्त पेंशन दे दिया जाता है, वो चाहे 25% बचा हो चाहे 30% बचा हो, उस पर कोई भी टैक्स भारत सरकार चार्ज नहीं करती है। फिर हम बात करते हैं छुट्टियों का, जो इनकेसमेंट होता है, यानी कि लीव इन इनकेसमेंट होता है। लीव इनकेसमेंट अमूमन 300 दिन के लिए कई विभागों में लिया जाता है, गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट में। तो वो जो लीव इनकेसमेंट है वो फुली एग्जेम्प्टेड रहता है। फिर हम बात करते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अगर कोई लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं। उसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त वो भी है, ठीक है। एक तो वो इतने वर्षों तक सेवा करने के बाद रिलैक्स होना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उसके बावजूद उनको कुछ सरकार की तरफ से फ़ायदे दिए जाते हैं। यानी कि टेंडेंसी के अंतर्गत या तो उस व्यक्ति को, अगर वो सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक लेता है, उसको 5 लाख तक के 5 लाख तक के इनकम पे, है ना, 5 लाख तक की उसकी जो भी इनकम होगी वो एग्जेम्प्टेड मानी जाती है, ठीक है ना। 5 लाख से ऊपर पे तो टैक्स देगा, लेकिन 5 लाख तक की इनकम उसकी एग्जेम्प्टेड होगी। उसके बाद आप देखते हैं कि LICs हो गए, PF हो गए, है ना, GPF हो गया, आपका सुकन्या योजना चल रही है उस पर हो गया, और मकान किराया भत्ता आप लोग देते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये भी फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। फिर हम बात करते हैं जो स्पेशल अलाउंसेस होते हैं किसी भी कर्मचारी के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, या फिर प्राइवेट एजेंसीज में या कंपनीज में काम करने वाले कर्मचारी हो, है ना। उनको क्या होता है कि जो स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं वो भी इनकम टैक्स में फुली एग्जेम्प्टेड माना गया। फिर आप बात करते हैं सांसदों और विधायकों के जो अलाउंसेस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के अलाउंसेस जिनके होते हैं। मैं इस पर बहुत विस्तृत में एक वीडियो सेशन इसको बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन ये सारे जितने भी अलाउंसेस होते हैं, जो चाहे सांसद हो या विधायक हो, वो फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। इसको सेक्शन 10(17), जी हाँ, 1961 एक्ट इन इनकम टैक्स ऑफ 10(17) के अंतर्गत ये जो सांसदों का भत्ता होता है वो एग्जेम्प्टेड माना गया है। फिर आपने देखा होगा कई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में भी धारा 10 सबसेक्शन 23C के अंतर्गत, जी हाँ, 10 सेक्शन 10 और सबसेक्शन 23C के अंतर्गत म्यूचुअल फंड से जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं। फिर नाबालिग बच्चे की आए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो लेबर एक्ट कहता है कि आप नाबालिग बच्चों को जॉब में ना रखें, लेकिन फिर भी कोई भी नाबालिग बच्चा अगर जॉब करना चाहता है तो उसकी सारी इनकम एग्जेम्प्टेड मानी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई लोग ESI का जिक्र करते हैं। जी हाँ, ESI से जो ESI फंड में, यानी कि जो कर्मचारी राज्य बीमा फंड होता है, उसमें जितना भी हम लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं या इनकम होती है उससे, तो वो फुली एग्जेम्प्टेड होता है। तो दोस्तों, आज हमने बात किया कर मुक्त आय
और बहुत जल्दी मैं नया टॉपिक लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ ज़रूर सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।